कल हम बता रहे थे आपको मुगलिया सल्तनत का सोर्स के बारे में बता रहे थे। लिटरेरी सोर्स जी का साहित्य की बात करते हैं तो वो अभी चलेगा, 2-4 दिन चलेगा। लेकिन हम जो भी स्टूडेंट अभी इनिशियल से तैयारी करना चाहते हैं या फिर जिस स्टूडेंट का जो पोर्शन छूटा हुआ है, वो आप क्या आपका क्लियर नहीं है, तो सिविल सर्विस और पीसीएस इसमें जो है ना कोई भी क्वेश्चन आपका मिस्टेक होगा ही नहीं। आपको कंप्लीट रूप से सिलेबस को हम जो है कवर करेंगे। ऑनलाइन के माध्यम से ही। इसलिए ब आप जो है इसमें पढ़ाई से ज़्यादा बढ़कर कुछ करना भी नहीं है। बगैर किताब का, बगैर बुक्स का आप बिल्कुल सिविल सर्विस निकाल सकते हैं आसानी से। उसके लिए जो है ना आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको जो है ना एक-एक सब्जेक्ट हम सब सब्जेक्ट लेके चलेंगे। जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इकोलॉजी आप जो है फिर आपको बायोडायवर्सिटी हम सारे पॉलिटी टोटल सब्जेक्ट उसके बाद करंट अफेयर्स पर भी हम ज़िक्र करेंगे, सीसैट पर ज़िक्र करेंगे। तो हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना होगा कि आप थोड़ा-सा आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। एवरीडे आपको अभी फ़िलहाल हम एक ही वीडियो बना रहे हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा-सा हमको फुर्सत मिलेगा मैं 2-3 वीडियो एक ही दिन में बनाऊँगा। तो आप बस आप इनिशियल से एकदम तैयारी पर जुड़ जाइए, कोई भी पॉइंट आपसे नहीं छूटेगा और किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप जो गैदरिंग में आप फँस जाते हैं, मार्केट में बुक्स का ढेर, हज़ारों-हज़ारों लोग यूट्यूब के माध्यम से आप लोग को पढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है, आपका जो माइंड है, इतना ज़्यादा डेविएट हो गया है कि आपको समझ में नहीं आता कि करना क्या है। देखिए, अगर किसी भी चैनल चल रहा है, उसके माध्यम से तैयारी करवा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी चीज़ पढ़ा दें, तो आपका लिए बहुत पेनफुल होगा। जैसे-जैसे चेंजिंग समय आ रहा है, उस चेंजिंग को ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी होती है। इसलिए आप जो है ना बिल्कुल 2-3 साल के बाद हर वक़्त जो है ना क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो रहा है, उसी को देखते हुए हम तैयारी करते हैं, तभी जाकर आप सफल हो पाएँगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो फिर आपकी तैयारी करना बेकार हो जाता है। अक्सर पीसीएस के स्टूडेंट को हम देखते हैं कि कंप्लीट रूप से आपको 50 से 90 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कि बस एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछते हैं, ट्रेडिशनल पूछते हैं, तो उसी तरह का छोटी-छोटी किताब वगैरह पढ़ के जो है, उसको कर लेते हैं। लेकिन वो ज़िंदगी भर उतना ही लेवल का पढ़ाई पढ़ते हैं, कभी भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। इसलिए कंप्लीट रूप से उसके बाद जो क्वेश्चन आता है, वही आपका सिलेक्शन करवाता है। इसलिए बड़ी धैर्य के साथ जो है ना, उस चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत है और एग्ज़ामिनेशन ओरिएंटेड चीज़ पढ़ने की ज़रूरत है और कंप्लीट रूप से स्किल डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है और जो आप पढ़ाई करते हैं, जिनको लगता है कि हम पीटी दे दें, फिर मेंस की तैयारी करेंगे, ऐसा करके तैयारी नहीं होता है। देखिए तैयारी का जो है, जो बिल्कुल जो बेसिक नीड्स है, बेसिक ज़रूरत है, उसको अगर आप समझते नहीं हैं, तो फिर आप पढ़ते रहिएगा और जो है ना बिल्कुल आप पढ़ते रहेंगे लेकिन उस आपको कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस के लिए आपके पास टाइम बहुत कम मिलेगा और ऐसे भी वैसा लोगों का पीटी बहुत कम होते हैं जो केवल पीटी ओरिएंटेड पढ़ाई पढ़ते हैं, तो उसका पीसीएस में अगर होता है, सिविल सर्विस में तो होता ही नहीं है। यूपीएससी में तो कोई कर ही नहीं सकता है। लेकिन आपको अगर पहले ही आपको मेंस का पूरा सारे चीज़ आप कवर करते हैं, तो प्रीलिम्स आपका बहुत आसान हो जाता है, लगभग 85% कवर हो जाता है। 15% की बात है तो बस उसको ही आपको 1 डेढ़ महीना इनफ होता है आपके लिए। उस हिसाब से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको आप किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आसानी से आप उसे एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सकते हैं। लेकिन आपको ये सबसे पहले ये चीज़ को समझना ज़रूरी है कि हमको तैयारी करना क्या है, हमारा ढंग किस प्रकार की होगी। इसलिए हम सारे सब्जेक्ट में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, कंप्लीट रूप से आपका सारे काम मैं ही कर रहा हूँ। आप ध्यान से सिर्फ़ आप मेरे अब जो है ना यूट्यूब चैनल को आप बिल्कुल जो है ना पकड़ के रखिए और आपको सारे चीज़ एक बाय वन सब कुछ कवर होता चला जाएगा और आप उसी के माध्यम से आप अपना कॉपी बना लीजिए और कॉपी बनाकर जो है ना अपना तैयारी में जुट जाइए। जहाँ भी जिस तरह की प्रॉब्लम होगा, किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो हमको बिल्कुल आप हमसे आके मिल सकते हैं और आप मेरा संस्था में आके मिल सकते हैं। वो सारे डाउटफुल प्रॉब्लम को आप उसका जो है ना आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करवा सकते हैं, आप आ सकते हैं। इसलिए जो है ना आपका कंप्लीट रूप से आप देखिए, आपका सारे चीज़ स्किल डेवलपमेंट से लेकर आपको राइटिंग स्किल सारे चीज़ जो है, आपको पूरा सिलेबस पीटी एंड मेंस
इंटरव्यू तक का कोई भी चीज़ में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए हम आप शुरू करते हैं, आज हम थोड़ा इकोनॉमी का क्लास लेंगे और इकोनॉमी का क्लास 1-2 दिन लेने के बाद फिर हम और दूसरा ज्योग्राफी का लेंगे, फिर आप पॉलिटी का लेंगे। सारे सब्जेक्ट का क्लास हम शुरू कर देते हैं और सबका हम बिल्कुल जो है ना अलग-अलग हमारा जो है ना बिल्कुल ब अलग-अलग पीडीएफ टाइप का अलग जो है हम बना देंगे। उसके बाद जो है ना न हाँ। हाँ, प्लेलिस्ट अलग-अलग करके जो है ना बिल्कुल दे देंगे, सबका अलग-अलग करके आप कवर हिस्ट्री वाला अलग, ज्योग्राफी का अलग, हिस्ट्री का अलग। आप इसी तरह जो है ना सब प्लेलिस्ट में अपना सबका एक-एक अपना-अपना जो है ना बिल्कुल बॉक्स होगा, आप आराम से देख सकते हैं। चलिए हम आप शुरू करते हैं कि इकोनॉमी में। इकोनॉमी में प्रीलिम्स में जो आपको प्रीलिम्स की बात अगर हम करते हैं, तो प्रीलिम्स में कम से कम 4 या 5-6 क्वेश्चन यूपीएससी की बात करते हैं और पीसीएस में तो पूछता ही है। आपको पीसीएस में भी आपको 4-5 कर ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बिल्कुल जो है ना जिस टॉपिक से पूछा जाता है उस टॉपिक को हम पहले शुरू करते हैं और आइए हम देखते हैं उस टॉपिक क्या है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी की बात हम करते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है। ये चीज को अब बढ़िया से आपको समझना होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी आखिर है क्या, इसको समझना है। और इसी से ये इस चैप्टर से ही रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सब बनेगा। यूपीएससी में 4-5 क्वेश्चन इसी से रहेगा, पीसीएस में 3-4 क्वेश्चन इसी से रहेगा। इसलिए बिल्कुल इस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना बहुत जरूरी है। मॉनेटरी पॉलिसी समझने के लिए आपको थोड़ा-सा आपको आप जो है ना बैकग्राउंड थ्योरी पर जाना होगा, इसको थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है। हम एग्ज़ाम्पल देके थोड़ा-सा इसको समझाते हैं। जैसे कि हम अगर किसी चीज़ को हम लेते हैं कि आप मार्केट में जो चीज़ आप देख रहे हैं, अगर आप ले लेते हैं कि अभी मार्केट में आलू का ही बात करते हैं। ये आलू है, ये आलू है। इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस अगर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, ये अभी ₹20 केजी अगर आलू मिलता है, ₹20 केजी अगर आलू मिलता है, तो आपको बिल्कुल जो है ना एक हम इधर की जब बात करते हैं कि ये हम कंप्लीट रूप से ये इधर रुपया है, ये रुपया है। तो ये एक तरफ जो है ना आलू और दूसरी तरफ रुपया है और 1 केजी का प्राइस है कितना? आपको हम ₹15 केजी। ₹15 अगर केजी है 1 केजी का दाम, तो ये इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? एक बिल्कुल चल सकता है, इक्विलिब्रियम है, आराम से चल सकता है। 1 केजी का दाम ₹15। लेकिन इसमें क्या होता है कि कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। इसमें थोड़ा-सा क्या क्या प्रॉब्लम हो जाता है? इसमें आप जो है क्या होता है कि कभी कुछ दिन के बाद 1 केजी आलू का रेट हो जाता है। आपको कितना 15 की जगह पर आपको ₹30 हो जाता है। 15 की जगह पर ₹30 हो गया तो बिल्कुल क्या है महँगाई हो गया। चूँकि इक्विलिब्रियम था ₹15 ठीक-ठाक था। आपको जो है ना आपके जो है ये किसी भी वर्ग के लोग, किसी भी यानी सोसाइटी के किसी भी वर्ग के लोग आराम से जो है ना इसको खरीद के खा सकता है। चाहे वीकर सेक्शन हो, चाहे फिर आपको समृद्ध वर्ग के लोग हो, कोई भी इसको आराम से खरीद के खा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अमीर वर्ग के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वीकर सेक्शन जितने कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, अगर उसको आराम से खा लेते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल इक्विलिब्रियम है। 1 केजी आलू का दाम ₹15 बिल्कुल सही है। लेकिन जब 1 केजी का दाम ₹30 हो जाता है, तो इसको चूँकि इसमें जो है ना सिर्फ़ जो है ना जिनके पास पैसा है वो खरीद सकते हैं आराम से। लेकिन जिनके पास अमाउंट कम है, जिसको समाज के कमज़ोर वर्ग की बात करते हैं, वीकर सेक्शन की बात करते हैं, उसके लिए बहुत टफ़ हो जाएगा, वो खरीद नहीं सकता है। तो उसके लिए खरीदते हैं लेकिन वो बहुत कम खरीदने अब वो जितना मात्रा में खरीद रहे थे, वो काफ़ी वो मात्रा घटा देते हैं। तो इसको ही हम कहते हैं महँगाई। महँगाई को ही हम कहते हैं, इसको महँगाई कहते हैं, इसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। इसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। इसी को इन्फ्लेशन कहते हैं, महँगाई।
तो ये इन्फ्लेशन जो आया है, महंगाई की जिसको बात हम करते हैं, हम महंगाई की बात करते हैं कि महंगाई जो आया किस लिए आया, महंगाई क्या कारण हो सकता है कि ये महंगाई आता है। तो इसके कारण ये हो सकता है कि आलू जो 1 केजी का दाम जो 30 रुपया हुआ, तो इसमें यह भी हो सकता है कि मार्केट में आलू ही घट गया है। तो मार्केट में आलू घट गया, इसका मतलब हो सकता है कि प्रोडक्शन आलू का कम हो गया है। तो आलू का प्रोडक्शन जब कम हो जाता है तो मार्केट में कालू आलू आ जाता है। तो मार्केट में आलू जब आता है तो कम आता है, पहले की तुलना में आलू घट गया मार्केट में। जब कम आलू बचे तो वही कम आलू का बिल्कुल क्या होगा, रेट। ऑब्वियसली खरीदने वाले सबको ही है, लेकिन आलू बहुत कम मात्रा में है, तो वह बिल्कुल बेचने वाले मनमानी दाम वसूल करेंगे कि जो ज्यादा पैसा हमको देंगे उसी को हम आलू बेचेंगे। इसलिए जो है ना, बिल्कुल मार्केट में आलू घट जाता है तब उसका प्राइस बढ़ जाता है, उसका पर प्राइस बढ़ जाता है, क्योंकि डिमांड तो लोगों के पास है लेकिन आलू ही कम है, इसलिए उसकी दाम बढ़ जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, महंगाई, इन्फ्लेशन। तो ये क्या हुआ, मार्केट में आलू घटने से। तो मार्केट में आलू घटने से ये चीज हुआ है। तो मार्केट में आलू बढ़ेगा कैसे, ये प्रोडक्ट की जो बात है इसका संबंध सरकार से है, गवर्नमेंट से है। तो ये मार्केट में आलू बढ़ाना ये गवर्नमेंट का काम है, ये किसी और का काम नहीं है, गवर्नमेंट का काम है। तो गवर्नमेंट इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या करना होगा गवर्नमेंट को, कि मार्केट में आलू को बढ़ाना होगा। आलू बढ़ाने के लिए वो क्या करेगा, या तो किसी विदेश से वो इंपोर्ट करेगा, जो है ना बिल्कुल इंपोर्ट करेगा, आयात करेगा, या तो फिर जो है बिल्कुल किसानों को, फार्मर को बड़े से बड़े सब्सिडी देकर आलू को प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, ताकि किसी भी तरह आलू का प्रोडक्शन बढ़े और मार्केट में आलू ज्यादा से ज्यादा आए तो उसका दाम अपने आप कम हो जाएगा। तो ये काम जो है ना सरकार का है, प्रोडक्शन को बढ़ाना या फिर बाहर से इंपोर्ट करके जो है ना मार्केट में आलू को बढ़ाना, ये काम है सरकार का। तो सरकार जब ये काम करती है तो सरकार की इस पॉलिसी को हम कहते हैं, सरकार इन्फ्लेशन के लिए ये जो पॉलिसी अपनाती है कि मार्केट में आलू कैसे बढ़ाया जाए, इस पॉलिसी को हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, फिस्कल पॉलिसी कहते हैं, इसको फिस्कल पॉलिसी कहते हैं, इसको हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। लेकिन अगर इधर की बात हम कहते हैं कि ठीक है आलू उतना ही है, लेकिन यहां पर दूसरा कारण भी हो सकता है कि लोगों के पास पहले की तुलना में पैसा ज्यादा आ गया। लोगों के पास ज्यादा पैसा आ जाने से क्या हुआ है कि लोग जो पहले 1 केजी में काम चला रहा था अब 2 केजी 3 केजी खरीद रहा है। स्वाभाविक बात है, आपके पास जब पैसा आ जाता है तो आप ज्यादा चीजें खरीदते हैं और ज्यादा मात्रा में खरीदते हैं, जब पैसा नहीं रहता है तो कम मात्रा में खरीदते हैं। तब चीज ज्यादा, अगर आपको जो है पैसा कम था तो 1 केजी में काम चला रहे थे, पैसा आपके पास ज्यादा आ गया तो आप जो है ना 1 केजी की जगह पर 2 केजी पर 2 केजी आप खरीद रहे हैं। इसका मतलब पैसा आ जाने से लोगों का डिमांड बढ़ चुका है। अब पैसा आ जाने से लोग ज्यादा से ज्यादा जब डिमांड करने लगे हैं तो मार्केट में आलू कम पड़ने लगा है। तो मार्केट में आलू जो कम पड़ने लगा है जिसकी वजह से ये महंगाई आया। इसका मतलब लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा पैसा आया, जिसकी वजह से बिल्कुल जो है ना उनकी डिमांड बढ़ी, और डिमांड बढ़ने से बिल्कुल जो है ना मार्केट में आलू शॉर्ट पड़ गए, जिसके कारण महंगाई हुई। तो इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अगर एक रास्ता निकाला जाए कि बिल्कुल पैसा ही लोगों के पास कम कर दिया जाए। अगर लोग के पास पैसा कम हो जाएगा तो लोगों की डिमांड ही घट जाएगी, और डिमांड जब घट जाएगी तो फिर आसानी से भी कोई भी सामान को वो पहले जितना खरीदता था उतना ही खरीदेगा, वो अपने सामान को खरीदना कम कर देगा। तो इसको ही हम क्या कहते हैं, ये जो काम है पैसा को घटाना और बढ़ाना काम है, जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जब आरबीआई के द्वारा जो आप जो कदम उठाया जाता है, जो पॉलिसी अपनाई जाती है, तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी। इसी को हम क्या कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी। इसी को हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। तो बिल्कुल जो है ना ये मॉनेटरी पॉलिसी है, इसी को मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, इसको फिस्कल पॉलिसी। अगर ये 30 रुपया की जगह पर अगर फिर ये अगर 10 रुपया हो जाए, 1 केजी का रेट अगर 10 रुपया हो जाए तो आप क्या करेंगे, 1 केजी का दाम अगर 10 रुपया हो जाता है तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि सस्ता हो गया। यानी 1 केजी का दाम 10 रुपया, ये भी सही नहीं है कि आलू का रेट इतना कम हो जाएगा तो प्रोडक्शन वर्ग को, यानी कहने का मतलब फार्मर जो किसान है जो प्रोडक्शन करता है आलू का, उसके हित में सही नहीं है। लोग खरीद के तो आराम से खा लेंगे, लेकिन प्रोडक्शन करने वाले को क्या, उसके इतना जब घटा होगा, जब उसका जितना कॉस्ट लगा है उसका बराबर में कोई बेनिफिट जब नहीं होगा तो फिर वो आलू का प्रोडक्शन करेगा क्यों। तो ये भी अर्थव्यवस्था के हित में नहीं है। इसलिए अर्थव्यवस्था के हित में थोड़ा सा इन्फ्लेशन ही है, ज्यादा नहीं,
थोड़ा सा ही सही लेकिन इन्फ्लेशन ठीक है कि ऐसा महंगाई रहे कि हर लोग खरीद के खा सके और बेचने वालों को भी कुछ भी प्रॉफिट हो। तो ज्यादा दाम जब कम हो जाता है, एक बिल्कुल दाम पूरी तरह से घट जाता है, तो उसी को हम डिफ्लेशन कहते हैं। डिफ्लेशन कहते हैं इसी को हम क्या कहते हैं, डिफ्लेशन। तो डिफ्लेशन मैंने ज्यादा से ज्यादा सामान का सस्ता हो जाना, ये भी अर्थव्यवस्था के इकोनॉमी के हित में नहीं है। जब इकोनॉमी के हित में नहीं है तो इसी को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमी हित में नहीं, तो इसको भी कंट्रोल करने की जरूरत है। हिंदी में इन्फ्लेशन को मुद्रास्फीति कहते हैं। ये मुद्रास्फीति कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं मुद्रा अपस्फीति। इसको मुद्रा अपस्फीति कहते हैं, इसको मुद्रा स्फीति कहते हैं। तो बिल्कुल जो है ना, इस प्रकार जो है ना, मुद्रा स्फीति या मुद्रा अपस्फीति यानी इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के द्वारा जो पॉलिसी अपनाई जाती है उसे मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। इसका मतलब मॉनेटरी पॉलिसी के तहत आरबीआई क्या करता है, लोगों के पास पैसा को बढ़ाता है या फिर घटाता है। तो इसको ही हम क्या कहते हैं, इसमें इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के द्वारा बनाई गई जो पॉलिसी होती है उसी को हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगा, इन्फ्लेशन का कंट्रोल करेगा, तो मॉनेटरी पॉलिसी के तहत तो क्या करना होगा। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। इसमें क्या रहता है कि मॉनेटरी पॉलिसी की बात हम कर रहे थे। तो मॉनेटरी पॉलिसी में मॉनेटरी पॉलिसी में ये जो बात हम कर रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर रहे हैं, तो फिर यहां पर हम देखेंगे कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है, तो दो इसमें क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करते हैं, डिफ्लेशन को भी कंट्रोल करते हैं। यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, और इधर हम डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन इसको मुद्रास्फीति, मुद्रा स्फीति, मुद्रा अपस्फीति, मुद्रा अपस्फीति और मुद्रा स्फीति। तो मुद्रा स्फीति इसको कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी के तहत आरबीआई को क्या करना होगा, यानी लोगों के पास पैसा घटाना पड़ेगा। लोगों के पास अगर पैसा वो घटाता है तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, लोगों की डिमांड, और लोगों के पास पैसा घटाएगा तो उसकी डिमांड खुद क्या हो जाएगा, लोगों के पास पैसा अपने कम होगा तो उसकी डिमांड घट जाएगी, और डिमांड जब घट जाएगी तो फिर सामान का दाम अपने आप नीचे गिर जाएगा। जो चीज का डिमांड ज्यादा रहता है उसका रेट अपने आप बढ़ जाता है, लेकिन जिसका डिमांड नहीं रहेगा तो वो अपने आप उसका प्राइस क्या है, नीचे गिर जाएगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी के तहत जो है ना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करेगा, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाती है और फिस्कल पॉलिसी सरकार बनाती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी के तहत क्या करेगा, वो डिक्रीज मनी सप्लाई की बात करेगा। यानी आपको जो है ना, बिल्कुल क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी के तहत आरबीआई क्या करेगा, सभी बैंक के माध्यम से जो आम पब्लिक लोन लेती है उसको लोन को देना कम कर देगा। जब लोन देना कम कर देगा तो फिर वो क्या करेगा कि बिल्कुल लोगों के पास पैसा कम आएगा, कम होगा तो उसकी डिमांड कम होगी, और डिमांड कम होगी तो अपने आप सामान का रेट घट जाएगा। तो आरबीआई क्या करेगा कि लोग से, यानी बैंक के थ्रू जो लोन दिया जा रहा है उसको बिल्कुल कम किया जाए। तो कैसे करेगा, यानी वो क्या करेगा, इस पॉलिसी इनको कंट्रोल करने के लिए, मॉनेटरी पॉलिसी के तहत इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना होगा, तो पहला काम करना होगा कि डिक्रीज मनी सप्लाई की बात करते हैं, डिक्रीज मनी सप्लाई करना होगा। डिक्रीज मनी सप्लाई, यानी मनी सप्लाई को क्या करना होगा, डिक्रीज करना होगा।
यानी कि जिस रेशियो से पहले बैंक आम जनता को लोन दे रही थी उसको कम करना होगा। इस कम देने वाले जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, टाइट मनी पॉलिसी कहते हैं। टाइट मनी पॉलिसी कहते हैं। टाइट मनी पॉलिसी कहते हैं। और दूसरे को क्या कहते हैं, टाइट मनी पॉलिसी की, और दूसरे इसी को हम डियर मनी पॉलिसी भी कहते हैं। डियर मनी पॉलिसी भी कहते हैं। ऐसा क्यों? डियर मनी पॉलिसी, टाइट मनी मतलब होता नहीं कि टाइट कर देना। टाइट कर देना मतलब अगर आप कोई भी स्टूडेंट अगर पढ़ाई करते हैं, ठीक से पढ़ते नहीं है, पैसा जब आता है तो मूवी सिनेमा ये सब कैफे ये सब जाते होते रहते हैं, दोस्तों के साथ घूमते रहते हैं, तो घर वाले बोलते हैं कि बिल्कुल जो है उसको टाइट कर दीजिए। टाइट करने का मतलब पैसा देना कम कर दीजिए। तो पैसा यहाँ डिक्रीज मनी सप्लाई, पैसा मार्केट में जाना कम कर दिया, यानी आम पब्लिक को देना कम कर दिया, तो उसको क्या कर दिया, यानी टाइट कर दिया, यानी टाइट मनी पॉलिसी उसको कहते हैं। डियर मतलब कीमती होता है। तो कीमती मतलब होता है क्या कि बिल्कुल जो है पैसा को कीमती बनाया जाए, उसकी वैल्यू बढ़ाया जाए। तो ज्यादा मार्केट में पैसा रहता है तो मार्केट का वैल्यू का पैसा का वैल्यू कम हो जाता है। तो वैल्यू कम हो जाता है क्योंकि वो बिल्कुल जो है ना बहुत सामान का दाम बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो बहुत एक छोटा सा सामान खरीदने में बहुत अधिक पैसा लगता है कि पैसा का कोई वैल्यू ही नहीं है। इतना मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा आने से पैसा का कीमत उनको जो है ना क्या है, कम हो जाता है, उसकी मूल्य घट जाता है। इसीलिए जो है उसका मूल्य घट जाता है। इसी वजह से डियर मनी पॉलिसी मतलब उसके कीमत को बढ़ाओ, उसकी अहमियत को बढ़ाइए। तो डियर मनी पॉलिसी क्यों? क्योंकि जब मार्केट में पैसा कम होगा तो पैसे की अहमियत बढ़ेगी, उसकी वैल्यू बढ़ेगा, इसलिए उसको हम डियर मनी पॉलिसी कहते हैं। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी के तहत जो पॉलिसी अपनाई जाती है उस पॉलिसी को टाइट मनी पॉलिसी कहते हैं या डियर मनी पॉलिसी कहते हैं। इस पॉलिसी के तहत आरबीआई क्या है, बैंकों के माध्यम से आम जनता को दिया जाने वाले ऋण को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। तो डिक्रीज मनी सप्लाई, जो पहले से दिया जा रहा था, जिस रेज जिस रेशियो से दिया जा रहा था, जितना इंटरेस्ट रेट से दिया जा रहा था, अब क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा देने से लोगों के पास जो है ना लोग लोन लेना भी कम कर देता है। और लोन लेना कम कर देता है तो ऑटोमेटिक है लोगों के पास पैसा कम हो जाता है, और कम हो जाएगा तो फिर अपने आप महंगाई कंट्रोल हो जाएगा। अब ये डिफ्लेशन को कंट्रोल, क्योंकि डिफ्लेशन भी जो है इकोनॉमी के हित में नहीं है। तो डिफ्लेशन भी इकोनॉमी के जब हित में नहीं, तो इसके लिए क्या करना होगा, क्योंकि इसके लिए होता है कि मार्केट में इतनी पैसा कम रहता है कि लोग जो है सामान को खरीदता ही नहीं है। जब सामान को खरीदेगा ही नहीं तो फिर सामान का प्रोडक्शन होगा कैसे? तो सामान का प्रोडक्शन जब करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तो सामान के जो भी कोई फैक्ट्री कोई भी इंडस्ट्री है, तो वहां पर जितने भी वर्कर काम करते हैं, सारे वर्कर को क्या करेगा, कंपनी निकाल देगी। जब प्रोडक्ट का डिमांड ही नहीं है मार्केट में, तो फिर उस प्रोडक्ट को हम बनाएंगे क्यों? इसलिए जितने भी इंजीनियर है या कोई भी, सब लोग को बाहर करेगा नौकरी से। इससे बेरोजगारी को बढ़ोतरी मिलेगी, इससे बेरोजगारी को बढ़ावा मिलेगा। अब इस बार अब हमारा जो है ना ये बेरोजगारी को बढ़ावा मिलेगा, ये भी अर्थव्यवस्था के हित में नहीं है। तो फिर क्या होगा, तो फिर उससे क्या होगा, वो भी सही नहीं है। इसलिए बिल्कुल जो है ना ज्यादा से ज्यादा सामान को ज्यादा सस्ता हो जाना भी सही नहीं है। ज्यादा सस्ता हो जाएगा तो उस रेट में कोई बिल्कुल जो है ना खरीदेगा ही नहीं, बेच ही नहीं पाएगा। जब बेच ही नहीं पाएगा तो आगे कोई खरीदेगा ही नहीं। पैसा इतना कम हो जाता है कि लोग खरीदना ही नहीं चाहता है। इतना ज्यादा सामान का प्राइस कम हो जाने के बावजूद भी नहीं खरीदता है। तो ये भी स्थिति बिल्कुल सही नहीं है इकोनॉमी के लिए। इससे बेरोजगारी को बढ़ावा मिलता है, बिजनेस का एक्सपेंशन रुक जाता है। इससे क्या होता है, तो क्या करना होगा कि मार्केट में पैसा को बढ़ाना होगा, ताकि मार्केट में कुछ पैसा लोगों के पास जाए, तो फिर उनकी जो है ना पैसा आ जाएगा तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड जब बढ़ेगी तो सामान का रेट अपना आप बढ़ेगा। तो इसके लिए उसको क्या करना होगा, पहले डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंक्रीज मनी सप्लाई। इसको क्या करना होगा, इंक्रीज मनी सप्लाई की बात करते हैं। इंक्रीज मनी सप्लाई की बात करते हैं। तो इंक्रीज मनी सप्लाई यानी मार्केट में पैसा को बढ़ाएगा। तो इसी को हम क्या करते हैं, इजी मनी पॉलिसी। इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम इजी मनी पॉलिसी कहते हैं। इजी मनी पॉलिसी इसको कहते हैं। और इसी को इजी मनी पॉलिसी को हम चीप मनी पॉलिसी कहते हैं। चीप मनी पॉलिसी, चीप मनी पॉलिसी कहते हैं। तो ये बिल्कुल जो है ना दोनों है कि मॉनेटरी पॉलिसी के तहत आरबीआई के द्वारा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आपको जो है ना क्या करता है
कि बिल्कुल उसका डिक्रीज मनी सप्लाई को डिक्रीज करता है। तो इससे पॉलिसी जो अपनाता है उसको टाइट मनी पॉलिसी या डियर मनी पॉलिसी कहते हैं। और फिर कभी मुद्रा अपस्फीति आ जाए, डिफ्लेशन आ जाए, कि सामान बिल्कुल जो है ना काम कम से कम कीमत पर भी लोग खरीदने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। इसलिए आरबीआई के द्वारा मार्केट में पैसे को बढ़ाया जाता है। तो यानी बैंक के थ्रू जो लोन दिया जा रहा है, उसको जो है ना थोड़ा सा जो है इंटरेस्ट रेट को कम करके जो है ना मार्केट में बढ़ाया जाता है। इसलिए इंक्रीज मनी सप्लाई को बढ़ावा बिल्कुल क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। तो बढ़ाया जाता है, तो इसी को ही हम कहते हैं इजी मनी पॉलिसी और चीप मनी पॉलिसी। तो इजी और चीप मनी पॉलिसी के तहत डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है आरबीआई, और टाइट मनी पॉलिसी और डियर मनी पॉलिसी के तहत वो क्या करता है, वो आपको इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है। तो अब कहते हैं कि भाई कोई भी पॉलिसी बनती है तो उसको सफल बनाने के लिए उसके लिए कोई उपकरण, कोई इंस्ट्रूमेंट का भी सहारा लिया जाता है। बगैर इंस्ट्रूमेंट का सहारा लिए ये पॉलिसी कैसे सफल हो सकता है। जैसे कि हम अगर बात करते हैं कि अगर सरकार का वुमेन एम्पावरमेंट उनकी टारगेट है, उनकी लक्ष्य है, तो वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए वो क्या करेंगे, पहले पॉलिसी बना ली कि ह्यूमन एम्पावरमेंट मेरी पॉलिसी है। लेकिन उस पॉलिसी को सफल बनाने के लिए हम सर्विस सेक्टर में आपको कितने परसेंट आरक्षण देते हैं, आपको फीस में रिलैक्सेशन देते हैं, आपको बहुत सारा, आपको जो है ना विभिन्न प्रकार के स्कॉलरशिप आपको देते हैं अलग अलग से। तो ये प्रकार का जो ये सभी प्रकार का ये उपकरण है, और ये उपकरण है जिसकी वजह से जो है, या फिर आप कह सकते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो हैं वो बिल्कुल जो है ना उसको काम नहीं मिलते हैं, बेरोजगार है, तो उसको दूर करने के लिए सरकार जो है ना फिर आपको क्या कहते हैं कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए हम रोजगार देंगे, हम बेरोजगार को दूर करेंगे, ये उनकी पॉलिसी है। लेकिन उस पॉलिसी को दूर कर, पॉलिसी में को सफल बनाने के लिए नरेगा, फिर बाद में मनरेगा जैसा आपको जो है ना स्कीम लाया गया, जो बाद में कानूनी रूप उसको दे दिया गया है, वैधानिक रूप से दे दिया गया है। उसी तरह जो है वुमेन एम्पावरमेंट को सफल बनाने के लिए वो जैसे जैसे अलग अलग बहुत सारा उपकरण के सहारा लेकर उसको मजबूत करने की कोशिश करते हैं, उसी तरह ये जो पॉलिसी बनी है, इस पॉलिसी को सफल बनाने के लिए भी आरबीआई कुछ उपकरण का सहारा लेता है। हम देखेंगे कि ये दोनों पॉलिसी को सफल बनाने के लिए कौन सा उपकरण का सहारा लेता है। तो हम आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। अब हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट की बात हम करते हैं, यानी जिस उपकरण के सहारा से जो है ना मॉनेटरी पॉलिसी को सफल बनाया जाता है। यानी आपको इन टाइट मनी पॉलिसी और इजी मनी पॉलिसी को हम कैसे सफल बनाएंगे, हम इस उपकरण की मदद से हम सफल बनाएंगे। यानी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, मुद्रा स्फीति और मुद्रा अपस्फीति को कैसे हम कंट्रोल करेंगे, हम जो है ना इसी जो उपकरण है उसी उपकरण की मदद से जो हम बताएंगे अभी, उसी उपकरण की मदद से हम उसको कंट्रोल करेंगे। जैसे कि यहां पर क्या है, दो प्रकार के उपकरण है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। नहीं, एक ही प्रकार के उपकरण से ही वो दोनों प्रकार के उपकरण से इन्फ्लेशन डिफ्लेशन दोनों को कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे हम इसको देखेंगे, जैसे एक तरफ हम कहते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स, एक तरफ हम कहते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स, क्वांटिटेटिव टूल्स की बात करते हैं, और दूसरी तरफ क्वालिटेटिव टूल्स की बात करते हैं। क्वांटिटेटिव टूल्स और क्वालिटेटिव टूल्स। तो क्वालिटेटिव टूल्स की बात अगर हम करते हैं, क्वालिटेटिव टूल्स की बात करते हैं, इसको बिल्कुल हम हिंदी में क्या कहते हैं, आपको मात्रात्मक उपकरण, और इसको कहते हैं गुणात्मक उपकरण। तो गुणात्मक उपकरण इसको कहेंगे और इसको मात्रात्मक उपकरण। इसके अंतर्गत कौन कौन आता है, इसके अंतर्गत पहले में आता है रिजर्व रेशियो। इसमें सबसे पहले आता है रिजर्व रेशियो। रिजर्व रेशियो की बात करते हैं, रिजर्व रेशियो इसमें आता है सीआरआर और एसएलआर आता है, दो आता है। दूसरे पॉइंट में इसमें आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात करते हैं, इसमें क्या आता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात करते हैं, ऑपरेशन की बात करते हैं। तीसरे नंबर में आता है रेट्स, तीसरे नंबर में आता है रेट। रेट्स में क्या आता है, बैंक रेट,
बैंक रेट, रेपो रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट, एमएसएफ, फिर एलएएफ, ये सारे के सारे जो है ना इसको इसी के अंतर्गत आता है। सबका सब जो है ना बिल्कुल रेट्स के अंतर्गत आता है। ये इसको हम क्वांटिटेटिव टूल्स कहते हैं। क्वालिटेटिव टूल्स में क्या आता है? मार्जिन, इसको एलटीवी कहते हैं। दूसरा नंबर में क्या आ जाएगा? कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल, इसी को डाउन पेमेंट भी कहते हैं। डाउन पेमेंट। तीसरा नंबर में कहते हैं क्रेडिट रेशनिंग की बात करते हैं। क्रेडिट रेशनिंग की बात करते हैं। क्रेडिट रेशनिंग, क्रेडिट रेशनिंग की बात करते हैं। चौथे नंबर में मोरल सुएशन की बात करते हैं। मोरल सुएशन की बात करते हैं। और पांचवें नंबर में डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन, डायरेक्ट एक्शन की बात करते हैं। ये बिल्कुल जो है आपको रिजर्व रेशियो में सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन ओएमओ, रेट्स में बैंक रेट्स, बिल्कुल रेपो रेट्स, रिवर्स रेपो रेट्स, एमएसएफ, आपको बिल्कुल एलएएफ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये आप सुन लिया। उसके बाद क्वालिटेटिव टूल्स में जिसकी बात करते हैं, मार्जिन ऑब्लिक एलटीवी, लोन टू वैल्यू रेशियो, इसका मतलब क्रेडिट, कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल, उसमें ऑब्लिक डाउन पेमेंट, क्रेडिट रेशनिंग, इसी में ही फिर लास्ट में चौथा नंबर है मोरल सुएशन, उसके बाद पांचवा नंबर है डायरेक्ट एक्शन। ये सारे टूल्स है, ये सारे उपकरण है जिसके माध्यम से हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों को कंट्रोल करेंगे। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए दोनों उपकरण का हम सहारा लेंगे। अब एक एक करके हम उपकरण का हम जिक्र करेंगे, उसको बहुत अच्छी तरह हम समझेंगे और उसके माध्यम से कैसे हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करेंगे इसको हम देखेंगे। तो फिर इसको हम आगे बढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं क्या? सबसे पहले की बात हम करते हैं हाँ, हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहले मेरा रिजर्व रेशियो है। तो रिजर्व रेशियो का मतलब जो है ना सीआर एसएलआर की बात कर रहे हैं। तो रिजर्व रेशियो की बात हम करते हैं कि सबसे पहले रिजर्व रेशियो को हमको समझना है। सबसे पहले हम रिजर्व रेशियो की बात को समझेंगे। सबसे पहले हम रिजर्व रेशियो की बात करेंगे। रिजर्व रेशियो की बात करेंगे। रिजर्व रेशियो में क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, हम इसको बात करेंगे। रिजर्व रेशियो में सीआरआर एसएलआर, जैसे कि अभी की बात करते हैं सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो, इसका क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियोज। और एसएलआर की बात करते हैं। यहां पर थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ओहो हो, रिजर्व रेशियो की बात हो तो हम आपको पहले बता चुके हैं। अब हम रिजर्व रेशियो की बात करते हैं।
रिजर्व रेशियो में, अब रिजर्व रेशियो की बात है। रिजर्व रेशियो सबसे पहले रिजर्व रेशियो में आता है सीआरआर, सीआरआर और एसआरआर। तो ये क्या होता है, 4% है अभी, और एसएलआर जो है ना अभी आपको 18% है, 18% है, 4% और 18%। ये रिजर्व रेशियो है। कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटरी और जो है ना स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और कैश रिजर्व रेशियो, ये दोनों रिजर्व रेशियो के अंतर्गत आता है। सबसे पहले इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसको समझना क्या है, ये क्या चीज का है। देखिए प्रॉब्लम क्या था कि पहले जो बैंकिंग हमारे बैंकिंग सिस्टम था, तो उसमें बहुत बैंकिंग सिस्टम में एक प्रॉब्लम हुई थी कि पहले का बैंकिंग सिस्टम में क्या था कि बिल्कुल जो है उसका काम था कि बैंक, जैसे कि पहले बैंक का क्या काम था कि अगर ये बैंक है, बैंक का काम ही है, ये बैंक, ये बैंक है, बैंक का काम है कि डिपॉजिटर से पैसा लेकर, डिपॉजिटर से पैसा लेकर बोरोवर को लोन देना, बोरोवर को लोन देना, यानी बोरोवर को लोन देना। बैंक जो है डिपॉजिटर से जो भी पैसा मिलता था उसको डायरेक्ट बोरोवर को लोन देता था। इसके लिए बैंक के पास कुछ भी पैसा रखने की उसकी आवश्यकता नहीं थी, उसको रखने की जरूरत नहीं था, ऐसा कॉन्सेप्ट था ही नहीं रिजर्व रेशियो का। प्रॉब्लम क्या है कि आज आप बैंक में पैसा जमा कीजिए तो तुरंत बैंक तुरंत बोरोवर को लोन दे रहा था, क्योंकि बैंक जब पैसा देते हैं तो इसमें डिपॉजिटर जो पैसा बैंक में जमा करते हो तो उसको इंटरेस्ट देना होता है। तो उसको जब इंटरेस्ट देना होता है तो चूंकि बैंक क्या करता है कि वो जल्दी से जल्द वो क्या करता है कि उस पैसे को हम दूसरे को लोन दे दें, ताकि हम उससे क्या होता है कि हमको नुकसान किसी तरह नहीं हो। अगर हम इसको 10% पर, इसको अगर 4% हम देते हैं, तो हम कम से कम किसी को अगर 12% पर लोन देते हैं तो उसमें हमारा डिपॉजिटर को देने के बाद हमारा जो मार्जिन है, हमारा जो बचता है, तो हमारा बैंकिंग काम में जितने भी कर्मचारी हैं उसमें मेरा प्रॉफिट बेनिफिट है, सब कुछ उसी में होता है। तो ये कोशिश करता है कि डिपॉजिटर से पैसा लेकर तुरंत दे दे। लेकिन पहले का प्रॉब्लम कुछ और आ गया कि लगातार डिपॉजिटर जो पैसा जमा कर रहा था, तो ये पैसा जो जमा करता है, तो जमा करने के बाद जो है तुरंत जो बैंक बोरोवर को लोन दे देता है। लेकिन ये कभी-कभी होता है कि जो डिपॉजिटर है वो पैसा बैंक से मांगने भी जाता है। तो देखता है कि पैसा जब मांगने जाता है, तो जिस दिन पैसा यही डिपॉजिटर जब दूसरा दिन बैंक से पैसा मांगने के लिए गया, तो देखा कि बैंक में पैसा है ही नहीं। तो आप बैंक के पास तो पहले से बैंक में कुछ पैसा जमा नहीं है कि जो भी पैसा जमा करता है उसको तो लोन दे देता है। इसलिए वो जो यही भरोसे पर बैंक लोन देता है कि फिर दूसरा दिन कोई जमा करेगा, अगर कोई पैसा निकालने के लिए आएगा तो उसको पैसा हम दे देंगे उस पैसा से। लेकिन प्रॉब्लम होता है कि कभी-कभी कोई डिपॉजिटर पहुंचता ही नहीं है। तो जो पहले से बैंक में पैसा जमा करके रखा है, वो जाके घूम-घूम के आता है। तो ऐसे मार्केट में एक प्रकार का ओरा बन जाता है कि बैंक के पास पैसा है ही नहीं। ये बैंक के पास अपना पैसा लगाने के बावजूद भी, जमा रखने के बावजूद भी हमको अपना पैसा नहीं मिलता है। तो ये बिल्कुल मार्केट में एक गलत अफ़वाह बन जाता है, जिससे कारण लोग क्या कहते हैं कि उस बैंक में फिर दोबारा अकाउंट खुलवाने जाते भी नहीं, और जिसके पास अकाउंट खुला हुआ रहता है वो पैसा डर से जमा नहीं करते हैं कि जरूरत पड़ेगा तो ये जमा नहीं करेगा। या फिर हो रहा बन जाता है कि ये बैंक बिल्कुल जो है, माहौल बन जाता है कि बैंक डूबने वाला है। तो गलत बिल्कुल जो है ना एक इंप्रेशन बन जाता है बैंक का पूरे क्षेत्र में। तो उससे बैंक के लिए काफी, वो बैंक क्या होता है अंत तब वो बैंक नष्ट हो जाता है। और बैंक वो नष्ट हो जाने से, इससे चूंकि बैंक सब एक दूसरे से लिंकेज रहता है, तो उससे हमारा बिल्कुल अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचता है। इस बैंक में जितने भी लोग पैसा जमा करके रखते हैं उसका पैसा कोलैप्स कर जाएगा, और वही पैसा जो मार्केट में चल रहा है उससे हमारा अर्थव्यवस्था बूम कर रहा है, तो इससे भी हमारा अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान होगा। तो ऐसा स्थिति जब क्रिएट होने लगा, तो आरबीआई के द्वारा बिल्कुल जो है ना ये देखने दिया जाने लगा कि ऐसे तो बहुत सारे बैंक को काफी नुकसान होता है, बहुत सारे बैंक में ताला लगाना पड़ा, क्योंकि लोग के मन में जो बन चुका है कि बैंक डूबने वाला है, इसलिए लोग उस बैंक में जाते ही नहीं, ना अकाउंट खुलवाते हैं ना पैसा जमा करते हैं, वो बैंक कोलैप्स हो जाता है। तो उस बैंक के कोलैप्स से बैंक को बचाना है, उस बैंक रन से, बैंक को उजाड़ने से बचाने के लिए, इस बैंक रन से बचाने के लिए आरबीआई के द्वारा एक रिजर्व रेशियो का कॉन्सेप्ट दिया कि बिल्कुल जितना पैसा कोई डिपॉजिटर बैंक में जमा करता है, तो सारे पैसे को अपने में मत दीजिए, कुछ पैसा आप जो है ना अपने बैंक में ही रख लीजिए। और बैंक में अगर आप रख देते हैं तो बिल्कुल जो है ना बाकी पैसा आप लोन दीजिए, थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट बढ़ा दीजिए, तो आपको उतना ही इनकम हो जाएगा। लेकिन आपको कोई भी डिपॉजिटर बाद में कभी भी पैसा मांगे तो आपको पैसा जो जमा है आपके पास, वही पैसा से आप उसको वापस कर सकते हैं। इससे आपका गोरे बिल्कुल आपके बैंक के प्रति गलत अफवाह नहीं बनेगा, और गलत
जो है ना बिल्कुल बैंक के प्रति जो गलत इंप्रेशन लोगों के सामने बन जाता है, तो वो नहीं बन पाएगा। इसलिए बैंक कोलैप्स नहीं होगा। तो ये इसी बैंक रन से बचाने के लिए ही आरबीआई के द्वारा रिजर्व रेशियो का कॉन्सेप्ट लाया गया। अब रिजर्व रेशियो में क्या है, सीआरआर 4% और एसएलआर बिल्कुल 18%। इस चीज को पहले हम समझेंगे। तो सबसे पहले ये चीज तो आपको समझ में आ गई कि रिजर्व रेशियो का कॉन्सेप्ट लाने का रीजन क्या था। अब ये चीज आप समझ गए तो ये दोनों को चीज को फिर आपको समझना है। सीआरआर 4%, ये कहां का 4%? तो यहां पर जरा हम बात करते हैं। ये डिपॉजिटर जब पैसा जमा करता है, डिपॉजिटर मान ले कि यहां इस बैंक में जमा किया कितना, 100 करोड़। 100 करोड़ नहीं, हम इसको कह लेते हैं, हाँ 100 करोड़। 100 करोड़ जमा किया डिपॉजिटर, इसमें 100 करोड़ जमा किया। अब इसमें क्या कहता है कि कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये दोनों मिला के क्या है, जब बैंक जब जमा करता है, तो बैंक जो जमा करेगा, तो एक दिन में सिर्फ डिपॉजिटर पैसा थोड़ा जमा करता है, तो वो पैसा कोई निकालने वाला भी लोग आते हैं, सिर्फ जमा करने के लिए नहीं, बैंक में पैसा निकालने के लिए भी लोग जाते हैं। तो मान लिया कि यहां पर जो है ना 20 करोड़ रुपए निकाल लिया, यानी वापस जो है ना 20 करोड़ रुपया निकाल लिया गया। तो 20 करोड़ रुपया निकाल लिया गया, यानी जो पहले जमा किए थे वो 20 करोड़ रुपया ले लिया, और डिपॉजिटर का जो है ना 100 करोड़ जो जमा किए थे उसमें 80 करोड़ बचा। तो बैंक के पास कितना बचा, 80 करोड़। तो सबसे पहले इसको समझ रहे, डिपॉजिटर जो बैंक में जमा किया 100 करोड़, इसको हम लाइबिलिटीज कहते हैं। इसको लाइबिलिटीज कहते हैं। इसको लाइबिलिटीज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, यानी डिपॉजिटर के द्वारा जो बैंक में पैसा जमा होता है, तो उस बैंक को वही पैसा ब्याज के साथ डिपॉजिटर को वापस करना होता है, इसी कारण इसको लाइबिलिटीज कहते हैं। इससे डिपॉजिटर के द्वारा बैंक में जो पैसा जमा किए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लाइबिलिटीज कहते हैं। अब क्या कहते हैं कि वो लाइबिलिटीज तो हुआ, इसमें क्या होता है कि यहां पर जो है ना लाइबिलिटीज जो होता है, तो यहां पर जो पैसे जो 100 करोड़ रुपया जमा हुआ, तो ये पैसे जो जमा हुआ तो कौन सी पैसा होगी, अगर करेंट अकाउंट वाली पैसा भी हो सकती है, आपको सेविंग अकाउंट वाली पैसा भी हो सकती है, आपको फिक्स डिपॉजिट वाला भी हो सकता है, आपको जो है ना बिल्कुल रिकरिंग डिपॉजिट वाला भी हो सकता है। यानी आपको करेंट अकाउंट में भी पैसा जमा करेगा, तो करेंट अकाउंट में अगर पैसा जमा करता है तो 0% लोन मिलेगा, ब्याज मिलेगा उसको। डिपॉजिटर अगर सेविंग अकाउंट में जमा करता है तो 4%, और बिल्कुल फिक्स डिपॉजिट करता है तो 9%, और रिकरिंग डिपॉजिट भी 9%। ये फिक्स डिपॉजिट मतलब एक निर्धारित अवधि के लिए जमा कर देता है। रिकरिंग डिपॉजिट का मतलब होता है कि इंस्टॉलमेंट में जमा करता है, होता नहीं कि आप 15 साल तक जमा करते रहिए और अंत में जो है आपको इतना लाख रुपया वापस मिल जाएगा। तो बिल्कुल इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट बाय बाय जमा जो करते हैं आप, तो उसी को हम रिकरिंग डिपॉजिट कहते हैं। क्योंकि ये जो होता है, तो यहां पर क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट और रिकरेंट डिपॉजिट, और यहां पर करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, इस सारे अकाउंट में डिपॉजिटर पैसा जमा किया है, टोटल 100 करोड़ हुआ है। तो 100 करोड़ जो हुआ है, तो आपको यह कहा जाता है कि करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में जो पैसा जमा हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम टाइम डिपॉजिट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, टाइम लाइबिलिटीज कहते हैं। तो ऐसे जमा करने वाले जितने भी है सबको लाइबिलिटीज कहते हैं, लाइबिलिटीज कहते हैं। तो ये बिल्कुल जो है ना करेंट अकाउंट, सॉरी टाइम लाइबिलिटीज नहीं, इसको डिमांड लाइबिलिटीज कहते हैं। ओहो, फिर मेहनत बढ़ गया। चलिए, फिर इसमें हम क्या बता रहे थे कि रिजर्व रेशियो के बारे हम बोल रहे थे। रिजर्व रेशियो के बारे हम बात कर रहे थे। तो रिजर्व रेशियो में हमने सीआरआर और एसएलआर की बात कर रहे थे। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो 4% बोल रहे थे, और एसएलआर जो है ना आपको 18% बोल रहे थे। अब इसकी जरूरत, रिजर्व रेशियो की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये तो आपको हम समझा चुके हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर कोई बैंक है, यहां पर ये कोई बैंक है, ये कोई बैंक है, ये बैंक में डिपॉजिटर पैसा जमा करता है, डिपॉजिटर पैसा जमा करता है इस बैंक में। तो बैंक में जो पैसा जमा करता है उसको हम क्या कहते हैं, मान ले कि 100 करोड़ जमा किया, 100 करोड़ जमा किया, तो इस करोड़ को हम लाइबिलिटीज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, लाइबिलिटीज। इसको लाइबिलिटीज कहते हैं।
उसको हम क्या कहते हैं, लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज इसलिए कहते हैं कि वो डिपॉजिटर का पैसा जो बैंक में जमा किया है, उसी पैसे को फिर इंटरेस्ट के साथ जो है ना उसको वापस करना होगा, इसी कारण उसको लाइबिलिटीज कहते हैं। अब ये लाइबिलिटीज जो है, इसमें क्या करंट अकाउंट में भी कुछ डिपॉजिटर जो पैसा जमा किया है, कुछ करंट अकाउंट में जमा किया होगा, कुछ सेविंग अकाउंट में जमा किया होगा, कुछ जो है ना फिक्स डिपॉजिट किया होगा, कुछ रिकरिंग डिपॉजिट किया होगा। रिकरिंग डिपॉजिट मतलब इंस्टॉलमेंट में जो पैसा जमा करता है और कुछ साल के बाद, 15 साल 20 साल के बाद निकलता है। और फिक्स डिपॉजिट जितना दिन के लिए आप करते हैं। तो ये क्या होता है कि ये करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में जब पैसा जमा करता है, तो आप करंट अकाउंट में पैसा जमा करेगा तो कितना 0% ब्याज मिलता है, सेविंग अकाउंट में 4%, प्राइवेट बैंक है तो 6%, फिक्स डिपॉजिट पर 9%, रिकरिंग डिपॉजिट पर भी 9%। तो यहां पर करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, तो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट यानी सभी प्रकार के अकाउंट में पैसा जमा जो करता है उसको हम लाइबिलिटीज कहते हैं। लेकिन करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में जो पैसा जमा होता है उसको हम डिमांड लाइबिलिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डिमांड लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज, डिमांड लाइबिलिटीज कहते हैं। और फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट में जो पैसा जमा करते हैं उसको उसको भी तो लाइबिलिटीज ही कहते हैं, लेकिन कौन सा? टाइम लाइबिलिटीज। इसको टाइम लाइबिलिटीज कहते हैं। टाइम लाइबिलिटीज क्यों कहते हैं? क्योंकि टाइम यानी ड्यूरेशन पूरा होने के बाद ही पैसा आप निकाल सकते हैं, उससे पहले आप नहीं निकाल सकते हैं। क्योंकि आप जो है ना अगर निकालेंगे तो उसके लिए आपको दंड भरना होगा, कुछ पैसा आपको काटे जाएंगे। लेकिन ये दोनों जो है डिमांड लाइबिलिटीज, जब चाहेंगे डिमांड कर सकते हैं आप। डिमांड मतलब जब चाहेंगे आप पैसा निकाल सकते हैं। तो ये डिमांड लाइबिलिटीज और ये है टाइम लाइबिलिटीज। तो हमेशा जो है ना टाइम लाइबिलिटीज डिमांड लाइबिलिटीज से अधिक होता है। यानी टाइम लाइबिलिटीज जो होता है डिमांड लाइबिलिटीज से बिल्कुल क्या होता है, डिमांड जो लाइबिलिटी, टाइम लाइबिलिटीज जो होता है, टाइम लाइबिलिटीज जो होता है डिमांड लाइबिलिटी से हमेशा बड़ा होता है। क्योंकि वही लोग फिक्स डिपॉजिट करता है जिनके पास अथा पैसा होता है, बहुत ज्यादा पैसा होता है। इसलिए हमेशा ये दोनों जो है ना आपको याद रखें कि टाइम लाइबिलिटीज और डिमांड लाइबिलिटीज, टाइम लाइबिलिटीज हमेशा डिमांड लाइबिलिटीज से अधिक होता है। अब यहां पर बात आ गई, यानी 100 करोड़ जो जमा किया है उसमें टाइम लाइबिलिटीज भी है, डिमांड लाइबिलिटीज भी है, दोनों है। तो इसको हम सामूहिक रूप से यह लिख सकते हैं कि इसको जब हम सामूहिक रूप से क्या करते हैं, टी डी एल। टी को पहले क्यों लिखा? टाइम। डी को डिमांड और लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज दोनों में है इसलिए एक ही बार लिख दिया। टाइम को पहले इसलिए लिखते हैं कि ये ज्यादा, टाइम लाइबिलिटीज हमेशा अधिक होता है, इसलिए इसको टाइम लाइबिलिटीज को पहले लिखते हैं टी को, और डिमांड को बाद में लिखते हैं। तो टीडीएल हो गया, यानी 100 करोड़ क्या हो गया? टीडीएल हो गया। अब बात यह जाता है कि 100 करोड़ टीडीएल को हम क्या कहते हैं, ये 100 करोड़ हमारा टीडीएल आ गया, 100 करोड़ टीडीएल हो गया। यानी क्या है, 100 करोड़ हमारा टीडीएल बन गया, टीडीएल 100 करोड़। तो 100 करोड़ जो टीडीएल हुआ है, तो अब भाई जितना पैसा जमा किया इसमें, तो क्या सारे पैसा बैंक के पास ही रह जाता है? नहीं, उसमें क्या होता है, उसमें कुछ पैसा डिपॉजिटर के द्वारा बाहर भी निकला जाता है। यानी एक दिन में जो जमा करता है, तो कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि पहले जो बैंक में पैसा जमा करके रखेगा उसको पैसा चाहिए, वो पैसा निकालना चाहता है। तो पैसा निकालने के लिए जाता है, तो मान ले कि 20 करोड़ रुपया वो बाहर निकला, 20 करोड़ रुपए जो है ना वो बाहर निकाल लिया। यानी क्या किया है, अरे 20 करोड़ रुपया जो है वो बाहर निकाल लिया है। बीस करोड़ रुपए जो है बाहर निकाल लिया, तो बचा कितना? देखिएगा, टीडीएल 100 करोड़ था और इसमें 20 करोड़ रुपया बाहर निकल गया। यानी 100 करोड़ जो जमा किया था डिपॉजिटर, वो 100 करोड़ पहले जो जमा किया था वो अपना पैसा निकाल लिया। तो बचा कितना? तो 100 करोड़ में आपको जो है ना बिल्कुल 20 करोड़ माइनस हो गया। तो 100 करोड़ में 20 करोड़ माइनस हो जाएगा तो क्या लिखेंगे उसको? 100 करोड़ में 20 करोड़ माइनस हो जाएगा, 20 करोड़ माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? यहां पर सीधा 80 करोड़ बचेगा। तो 80 करोड़ क्या हुआ? तो यानी टीडीएल था 100 करोड़ और माइनस अगर 20 करोड़ को घटा देते हैं तो एनटीडीएल नहीं हो जाएगा, ये एनटीडीएल नहीं हो जाएगा। एनटीडीएल यानी नेट, नेट यानी जितना बचा एग्जिट, नेट मतलब डिमांड टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज। तो नेट टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज कितना? 80 करोड़ हुआ। टीडीएल तो टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज 100 करोड़ आपको तो मालूम है, लेकिन उसमें से कुछ जो है ना पहले जमा किया हुआ, लोग बैंक से पैसा भी निकालने जाते हैं तो वो निकल लिया। तो 100 करोड़ मेरे पास रहा नहीं, हमारे पास 80 करोड़ रहा, तो नेट हमारा 80 करोड़ बचा। टोटल टीडीएल 100 करोड़, लेकिन नेट
कितना बचा? तो नेट टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज, क्योंकि 20 करोड़ रुपया बाहर निकल चुका है, इसलिए 80 करोड़। 80 करोड़ रुपया एनटीडीएल आपका हुआ। अब 80 करोड़ रुपया जो हुआ, तो आपका जो लिखा हुआ है कि 4% सीआरआर और एसएलआर 18%, वही एनटीडीएल का, एनटीडीएल का ही आपको जो है ना बिल्कुल सीआरआर जो है 4% होता है, यानी सीआरआर कितना है? 4% होता है। और एनटीडीएल का ही आपको जो है ना 18% होता है। क्या चीज? एसएलआर। एसएलआर जो है ना 18% होता है और सीआरआर 4% होता है। तो एनटीडीएल का ही 4% और 18%। ये पैसा जो है, ये सीआरआर एसएलआर का जो टोटल पैसा कितना हो गया? 4 और 18 कितना हो गया टोटल? टोटल 22%। यानी जितना पैसा आप जो है ना एनटीडीएल है, जिसकी जितना डिपॉजिटर पैसा जमा किया और अंत में एनटीडीएल बचा, उसका जो है ना 22% पैसा जो है आपको बैंक को एनी टाइम बैंक के पास रखना होगा। एनी टाइम बैंक के पास रखना होगा। और वो पैसा जो है ना हमेशा बैंक के पास रहेगा। क्यों? कि अचानक अगर कोई डिपॉजिटर पैसा जमा नहीं करता है, अगर कोई पहले से डिपॉजिट किया हुआ आदमी अगर पैसा वापस मांगता है, तो बैंक से रिटर्न ना जाए, बैंक का क्रेडिट खराब नहीं हो, बैंक का प्रति जो है ना आदमी के दिमाग में गलत भ्रम पैदा ना हो, इसीलिए बैंक कोलैप्स ना कर जाए, इसीलिए जो है ये रिजर्व रेशियो को कॉन्सेप्ट लाया। और ये पैसा हमेशा बैंक के पास रहता है, और बैंक का पैसा रहता है, जब भी कोई परेशानी आता है तो इसी पैसा का इस्तेमाल करके बैंक जो है अपने आप को खड़ा रखता है। तो ये हुआ बात। ताकि अगर पूछा जाए कि सीआरआर किसका, तो एनटीडीएल का 4%, एसएलआर कितना प्रतिशत? 18%, किसका? एनटीडीएल का। और ये जो है एनटीडीएल क्या है? नेट टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज है। और इसका जो काउंट होता है, अब एक चीज बात होता है, एक दिन तो आपको 100 करोड़ का जैसे अब कोई जमा किया, लेकिन भाई दूसरा दिन या फिर 2-4 दिन के बाद 100 करोड़ से हमारा 500 करोड़ भी तो जमा कर सकता है कोई। तो क्या 500 करोड़ में हमारा खाली 22% जो था, तो 22 हमारा 100 करोड़ का 22% पहले रिजर्व में रखा था, अब 500 करोड़ का बिजनेस मेरा होने लगा, तो क्या हमारा बिल्कुल जो है, हमने तो क्या देखिए 100 करोड़ में 100 करोड़ का 22%, 100 का यानी 22 करोड़ रुपया रिजर्व में था। और अगर दूसरा, अगर एक सप्ताह में ही अगर आपको जो है ना क्या है, वो हमारा जो बिजनेस 100 करोड़ से सीधा 500 करोड़ पर पहुंच गया, तो क्या रिजर्व रेशियो में हमारा 22 करोड़ रहेगा? नहीं, 22 करोड़ नहीं रहेगा। ये कंप्लीट रूप से कितना करोड़ होगा कि बिल्कुल जो है ना अगर बढ़ गया है, अगर एनटीडीएल अगर बढ़ गया है आपका, अगर 100 करोड़ का 100 करोड़ से 500 करोड़ हो गया, तो 500 करोड़ का 22% होगा। अब याद रख लीजिएगा 500 करोड़ का, यानी यहां पर डिपेंड जितना होता है, जितना एनटीडीएल आएगा यहां पर, उतना का उतना का ही 22% है, उतना का ही 22% होगा। चाहे आप 100 करोड़ होता है तो उसका, या फिर 500 करोड़ जमा करता है तो उसका। तो इसका काउंट कैसे होगा? इससे क्या होता है, इससे क्या होता है कि बैंक में इतना पड़ा रहता है, इससे कोई बैंक को क्या फायदा होगा? कुछ भी फायदा नहीं होता है। तो इसमें जो है ना क्या होता है कि बिल्कुल बैंक को प्रॉब्लम है, तो हर लोग जो है ना छुपाना चाहता है, सभी बैंक जो है छुपाना चाहता है। क्या छुपाना चाहता है? कि ये बिल्कुल आप एक काम करें कि बिल्कुल जो है ना पहले ही पैसा जितना था हमारा रिजर्व रेशियो में उतना ही रहने दे, और अगर बिजनेस हमारा बढ़ता है तो हम अलग से पैसा इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, जितना पहले था 22 करोड़ उतना ही रहने दे, और हम उसी में काम चला लेंगे। इसीलिए जो है ना उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, सब लोग कोशिश करता है। लेकिन आरबीआई के मेथड है कि फोर्टनाइट मेथड। फोर्टनाइट मेथड, फोर्टनाइट मेथड क्या होता है कि जो है ना एनटीडीएल का काउंट होगा, एनटीडीएल का हर 15 दिन में काउंट होगा, 15 दिन में, यानी फ्राइडे, बीच में फ्राइडे को छोड़कर फिर फ्राइडे, यानी फ्राइडे टू फ्राइडे काउंट होगा। 15 दिन में, हर 15 दिन में काउंट होगा, यानी फ्राइडे टू फ्राइडे, यानी बीच का एक फ्राइडे को छोड़कर। बाकी फोर्टनाइट मेथड मतलब हर 15 दिन में एनटीडीएल देखेगा कि आपका बिजनेस कितना होता है और उसके कितना पैसा आप जो है ना रिजर्व में रखते हैं। अगर इसमें अगर कोई फॉल्ट होगा, तो एक बार अगर पहली बार फॉल्ट होगा, तो आपका जो है ना इस पर अगर थोड़ा सा भी दिक्कत होता है, तो अगर इसमें कुछ भी आपने चीटिंग करने की काम किया है, गलत करने की काम किया है, तो आपको पनिशमेंट भरना होगा। यानी आपको पास प्लस 3%, किसका? बैंक रेट जो आप देते हैं, तो बैंक रेट का जितना प्रतिशत होता है बिल्कुल इंटरेस्ट रेट, तो बैंक रेट का जितना, बैंक रेट के साथ 30% बैंक रेट हो गया, बैंक रेट प्लस 30% 3% हो जाएगा। और दूसरा बार अगर पकड़ा गया, दूसरा बार पड़ेगा तो बैंक रेट प्लस 5% हो जाएगा। यानी बैंक रेट में जो आपको जो
बैंक रेट में जितना रेट होता है, जितना इंटरेस्ट रेट होता है, उसमें 3% पहला बार अगर पकड़ाएगा तो जितना बैंक रेट है वो तो देना ही पड़ेगा, प्लस 3% उसके साथ जुड़ जाएगा। उसके बाद आपका उसको आपको उसको दंड भरना होगा। और फिर जो है ना, अगर दूसरा बार पकड़ा गया तो आपको 5% बैंक रेट के साथ जुड़ के देना होगा। और अगर तीसरे बार पकड़ा गया तो सीधा लाइसेंस कैंसिल होगा। ये आपको पनिशमेंट है, आपको थ्रेटिंग भी दे दिया। लेकिन ये 2 बार से अगर तीसरा बार करते हैं तो आपको बैंक को भी, उसके बैंक को लाइसेंस भी रद्द कर देगा। इसलिए ये चीज आपको बिल्कुल याद में रखने की जरूरत है। एनटीडीएल यानी फोर्टनाइट मेथड क्या है कि एनटीडीएल को हर 15 दिन में जो है ना, जो आपको काउंट किया जाता है तो उसी को ही फोर्टनाइट मेथड कहते हैं। हर फ्राइडे टू, बीच में एक फ्राइडे को छोड़कर फ्राइडे टू फ्राइडे होता है। तो अब यहां पर हमने समझ गया कि सीआरआर एसएलआर क्या है, किसका कितना परसेंट है, एनटीडीएल का परसेंट है। अब सीआरआर एसएलआर के माध्यम से हम इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करेंगे और डिफ्लेशन को कंट्रोल करेंगे। देखिए सीआरआर क्या होता है कि कैश रिजर्व रेशियो, यानी आप जो भी बैंक में आप रखेंगे, थोड़ा सा इसको हम देख लें। बैंक में जो भी आप, यहां पर हम थोड़ा सा इधर हम हटा देते हैं, इसको हम देखते हैं कि आप जो है ना सीआरआर एसएलआर के माध्यम से हम कैसे थे। सीआरआर में जो होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है इसको थोड़ा सा समझिएगा। सीआरआर और एसएलआर, एसएलआर में क्या है, सीआरआर एसएलआर की बात अगर हम करते हैं तो सीआरआर जो है, दोनों रिजर्व रेशियो होते हैं। सीआरआर में जब भी आप बैंक में पैसा जो रिजर्व रखना होता है वो हमेशा कैश में रखा जाएगा, आपको कैश में रखना होगा, कि करेंट कैश में रखना होगा। लेकिन ये एसएलआर में जो है, कैश में भी रख सकते हैं आप, आपको जो है ना गोल्ड में भी रख सकते हैं, गोल्ड में भी रख सकते हैं, प्लस आप इसमें कर सकते हैं कि आरबीआई अप्रूवल गवर्नमेंट सिक्योरिटी, आई सिक्योरिटी के रूप में, गौर आरबीआई अप्रूवल, आरबीआई अप्रूवल, अप्रूवल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी यानी आरबीआई जिस जो सिक्योरिटी, सिक्योरिटी क्या है, एक आपको बॉन्ड पेपर है, आपका आपको बॉन्ड डिबेंचर ये सब जो होता है, कोई भी सिक्योरिटी पेपर है, आरबीआई के द्वारा अगर अप्रूवल किया गया है तो उसके रूप में आप रख सकते हैं। ऐसा क्यों किया कि आप जानते हैं कि ये 18% है, ये 18% है। तो ये बिल्कुल जो है ना आरबीआई के द्वारा ये बिल्कुल ये निकाला गया कि बिल्कुल सीआरआर में और एसआरआर में अगर सारे पैसा को अगर आप बैंक में ही रहता है कि भविष्य में कभी कोई ऐसा प्रॉब्लम आएगा जिसके सॉल्यूशन के लिए हम इस पैसा को बैंक में जमा रखते हैं। लेकिन वो पैसा अगर किसी भी इकोनॉमी के हित में नहीं है, इतना सारा पैसा को रिजर्व में रखना अर्थव्यवस्था के हित में नहीं है। वो अगर इकोनॉमी में रहे तो वो इकोनॉमी बूम करेगा, उससे बहुत ज्यादा जो है ना अर्थव्यवस्था को जो है ना बिल्कुल ग्रोथ मिलेगा, और लोग जो है ना अपने इंडस्ट्री को बढ़ावा देगा। यानी अगर लॉन में वो पैसा भी चला जाता है तो कहने का मतलब है कि बिल्कुल इतना सारा पैसा, इसमें 4% को आपका बनता है कि कैश के रूप में रखिए, और बाकी पैसा को आपकी मर्जी। अगर गोल्ड में, ये क्या, गोल्ड में अगर रखते हैं या आरबीआई अप्रूवल किसी भी सिक्योरिटी में रखते हैं तो ये पैसा तुरंत भजा जा सकता है। अगर जरूरत पड़ेगा तो गोल्ड को बेचना 1 मिनट का काम है, और आरबीआई अप्रूवल सिक्योरिटी को भी बेचना 2 मिनट का काम है। तो ये तुरंत अगर अगर बैंक को जरूरत पड़ा कि हमको तुरंत पैसे की जरूरत है तो तुरंत गोल्ड को और आरबीआई अप्रूवल सिक्योरिटी को बिल्कुल जो है ना वो हटा करके, बेच करके जो है ना वो पैसा कैश के रूप में ला सकता है। इसी कारण जो है ना एसएलआर से कुछ ना कुछ बेनिफिट बैंक को हो जाएगा। यानी एसएलआर का कॉन्सेप्ट इसलिए लाएगा कि इतना सारा पैसा बैंक में रिजर्व में पड़ा रहेगा, इससे बैंक को फायदा क्या हुआ। इसीलिए उन्होंने एसएलआर का बिल्कुल जो है ना का कॉन्सेप्ट लाया कि बिल्कुल एसएलआर से जो है ना इस तरह का चीज अगर रखता है तो कुछ बेनिफिट भी हो जाएगा। इसीलिए जो है ना पहले तो रिजर्व रेशियो का ही कॉन्सेप्ट था, लेकिन बाद में एसएलआर का कॉन्सेप्ट लाया कि बिल्कुल उसमें से कैश के रूप में कुछ को रखिए, लेकिन बाद वाली को बिल्कुल जो है आपको जो है ना बिल्कुल इस फॉर्म में रखिए, मोस्ट लिक्विडिटी फॉर्म में, कि कभी भी उसको बिल्कुल जो है ना भजा सकते हैं। उस रुपए बैंक को भी कुछ फायदा हो जाएगा, और अचानक अगर बैंक को जरूरत पड़ेगा तो इसको हटा हटा सकता है। इससे हमारा अर्थव्यवस्था को भी बिल्कुल जो है ना
अर्थव्यवस्था भी को भी आपको हमका डेवलपमेंट होगा, उसको भी ग्रोथ मिलेगा। इसी कारण जो है एसएलआर का कॉन्सेप्ट लाया गया। इसलिए एसएलआर से बैंक को बिल्कुल थोड़ा बहुत फायदा है, लेकिन सीआरआर से बिल्कुल जो है बैंक को किसी भी तरह का कोई फायदा नहीं है। अब हम बात कर रहे थे कि सीआरआर एसएलआर से हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल कैसे करें, इसको थोड़ा सा हम बात करेंगे, इसको जरा सुनिएगा। इसके बाद हम करते हैं थोड़ा सा, जैसे कि आप देखते हैं कि ये क्या है, हम इसको लेते हैं, ये आरबीआई है, ये आरबीआई की बात करते हैं, इसको हम मिटा ही देते हैं, ठीक रहेगा। ये आरबीआई है, क्या करता है, ये आपको कॉमर्शियल बैंक है, कोई भी कॉमर्शियल बैंक है, और ये बोरोवर की बात करते हैं, ये बोरोवर की बात करते हैं, लोन लेने वाले बोरोवर की बात करते हैं। थोड़ा सा छोटा लिखते हैं, कोई भी कॉमर्शियल बैंक ले लिया और इसको हम बोरोवर ले लिया। बोरोवर मतलब आम पब्लिक की बात हम करते हैं, ये बोरोवर को ले लिया। यहां पर जरा सुनिएगा थोड़ा सा, आरबीआई क्या करता है कि आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है। आरबीआई क्या करता है, लोन, यहां पर सबसे पहले आरबीआई कॉमर्शियल बैंक के साथ क्या करेगा कि वो सीआरआर को बढ़ा देगा। अगर सीआरआर या एसएलआर किसी को भी अगर बढ़ाता है, सीआरआर एसएलआर दोनों मिला के कितना परसेंट था, आपको जो है अभी आप तुरंत देखा कि 18 और 4 22%। अब 22% पहले था, और 22% के जगह पर अगर हम 24% कर देते हैं या फिर 30% कर देते हैं, दोनों मिला के 30% कर देते हैं, तो अब अगर कोई भी बैंक यहां पर अगर 100 करोड़ रुपया जमा कर रहा था, तो एनटीडीएल में सीआरआर एसआरआर में रख रहे थे, उसको कितना रखना पड़ रहा था, यानी आपको उसमें क्या है कि अगर एग्जिट अगर 100 आपको एनटीडीएल बचाए, 100 करोड़ को एनटीडीएल ही मान लेते हैं, एनटीडीएल एनटीडीएल 100 करोड़ है, तो 100 करोड़ जब कमर्शियल बैंक के पास 100 करोड़ बचा हुआ है, तो अगर आप ये बात बताइए कि इसमें कहता है कि 100 करोड़ रुपया आप जो है ना बैंक में आप रखेंगे, 100 करोड़ रुपया आपके पास बैंक में रखा हुआ है, सीआरआर एसएलआर में 30%, तो एनटीडीएल का 30%, तो 100 करोड़ में 30%, यानी 30 करोड़ रुपया क्या हो जाएगा, 30 करोड़ रुपया बैंक को अपने पास रखना होगा। तो लोन देने के लिए बचा कितना, तो 100 में 30 करोड़ तो 70, तो 70 करोड़ आपको बचा, 70 करोड़ वो बोरोवर को, आम पब्लिक को लोन दे सकता है। तो जब 70 करोड़ लोन देगा, पहले था कि उसके पास 80 करोड़ था, यानी 80 करोड़ नहीं है, लोन देने के लिए उसके पास कितना था कि अगर आप जो है एनटीडीएल, अगर यहां पर थोड़ा सा हम बात करते हैं, यहां पर हम कहते हैं सीआरआर अगर मान लिया कि 22% है, 22% की बात करते हैं, तो 22 करोड़, अगर 22% की बात करते हैं, तो अगर एनटीडीएल मेरे पास 100 करोड़ है, तो 100 करोड़ में अगर हमारा सीआरआर मिलाकर 22% है, तो हमारा कितना पैसा, माने 22 करोड़ रुपया हमको बैंक के पास रखना होगा। तो हमारे पास बचेगा कितना, बचेगा बिल्कुल 100 करोड़ में 22 करोड़ माइनस हो जाएगा, तो कितना, 78 करोड़ हो जाएगा। 78 करोड़ रुपया जो है ना हमको लोन देने के लिए बचेगा, यानी 22 करोड़ रुपया बैंक के पास रहेगा, 78 करोड़ लोन देगा। तो बिल्कुल बैंक क्या कितना परसेंट में लोन देगा, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर ये कोई भी अगर जमा किया है पैसा, डिपॉजिटर जो भी जमा किया है पैसा इसमें, तो क्या करता है वो पैसा, अगर डिपॉजिटर जमा किया है, तो या तो आप 0% पर या 4% पर या 9%, फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट है तो कमर्शियल बैंक को 9% ब्याज देना होगा, सेविंग बैंक है तो 4%, करंट अकाउंट है तो फिर आपको 0। तो यहां पर जो है ना सेविंग अकाउंट में 4%, तो मैक्सिमम कमर्शियल बैंक उतना ही प्रतिशत में बोरोवर को लोन देगा ताकि उसका बेनिफिट हो, तो हम वो 12% पर लोन देगा। ऐसा स्थिति में वो 12% पर लोन देगा, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम 9% उसको दे देना पड़ता है डिपॉजिटर को,
जो बचेगा तो वो आपको बैंक का अपना बेनिफिट होगा। लेकिन अगर इसके सीआरआर एसएलआर के जगह पर 22% के जगह पर वो सीधा 30% कर दे, यानी सीआरआर एसएलआर का प्रतिशत को बढ़ा दे, तो अब जो है 30% अगर कर दे, तो 30% अगर करता है तो कितना, अब 100 करोड़ के जगह पर 100 करोड़ जो है, 100 करोड़ रुपया जो है, तो 100 करोड़ की जगह पर जो है ना पहले 22 करोड़ रुपया अब आपको रिजर्व में था, तो 22 करोड़ रुपया जब रिजर्व में रहेगा तो फिर आपको जो है ना बिल्कुल आपको 78 करोड़ ही बोरोवर को लोन में देगा। लेकिन आप 30 करोड़ रुपया आप इसके जो है ना, जब इसका प्रतिशत 30% बढ़ा दिया तो आप 22 करोड़ नहीं, 30 करोड़ रुपया आप रिजर्व में रहेगा बैंक के पास। तो 30 करोड़ रुपया रिजर्व में रहेगा, तो आप बैंक के पास लोन देने के लिए कितना रुपया बचा, पहले 78 करोड़ था, अब 30 करोड़ चला गया, 30 करोड़ यहीं पर रहेगा तो वहां 70 करोड़ बचा। यानी पहले 78 करोड़ था, तो उसको क्योंकि बेनिफिट तो उतना ही करना है, प्रॉफिट तो उतना ही कमाना है। जब बैंक के पास 78 करोड़ बच रहा था तो 12% पर लोन दिया, तो आप जो है ना बिल्कुल सीआरआर एसएलआर का प्रतिशत बढ़ा दिया, तो आप 22 करोड़ की जगह पर 30 करोड़ को आप बैंक के पास रखना होता है। अब बैंक को लोन देने के लिए 70 करोड़ ही रुपया बचा। जब 70 करोड़ रुपया बचा है तो बैंक क्या करेगा, लाभ तो उतना ही कमाएगा, तो 12% से तो लोन देगा नहीं, 12% की जगह पर सीधा 14 कर देगा या फिर 15 कर देगा। यानी पहले से जो इंटरेस्ट रेट था उससे बढ़ा देगा, तभी ना 78 करोड़ रुपए में जितना लाभ कमा रहा था अब 70 करोड़ रुपए में कमाएगा, इसलिए वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा। और जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आम पब्लिक उसको लोन लेना क्या कर देगा, कम कर देगा। आम पब्लिक लोन लेना कम कर देगा। अगर लोन लेना कम भी नहीं करता है तो पहले आम पब्लिक के पास 78 करोड़ रुपया जाता था, अब 70 करोड़ रुपया जाता है, तो ऑटोमेटिक 70 करोड़ रुपया जब आदमी के पास जाता है तो पहले से उसके पास पैसा जाना कम हो गया, उसके पास रुपया कम हो जाएगा। जब रुपया कम हो जाएगा तो फिर उसकी डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड जब कम हो जाएगी तो वास्तु का प्राइस जो है वो धीरे धीरे घटने लगेगा। तो इस प्रकार इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल हो जाएगा। इसका मतलब समझ में आ गया कि सीआरआर एसएलआर का प्रतिशत अगर बढ़ा दिया जाता है, तो बढ़ा दिया जाता है तो बैंक के रिजर्व में पैसा अधिक रखना पड़ता है और लोन देने के लिए उसके पास कम पैसा बचता है, और उसी पैसा में पहले जैसे ही प्रॉफिट कमाना चाहता है, इसलिए वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा। और इंटरेस्ट रेट जैसे ही बढ़ाता है तो लोग लोन लेना भी कम कर देता है, और अगर लेता भी है तो 70 करोड़ ही मार्केट में जाएगा, 78 करोड़ तो जाएगा नहीं। इसी वजह से जो है बिल्कुल लोगों के पास मार्केट में लोगों के पास पैसा कम हो जाता है, और पैसा कम हो जाता है तो उसके डिमांड कम हो जाता है, डिमांड कम हो जाता है तो फिर सामान का दाम अपने आप कम हो जाता है। इस प्रकार इन्फ्लेशन, महंगाई, मुद्रास्फीति सब कंट्रोल हो जाता है। इस प्रकार सेम टू सेम अब अगर सीआरआर एसएलआर को प्रतिशत को हम घटा दें, यहां पर 30% किए थे, अब फिर मैंने क्या किया कि 30% की जगह पर फिर हमने क्या 22% कर दिया, फिर हम 22% कर दिया। तो अगर 22% अगर करेंगे तो 22% करेंगे तो जो सामान का दाम, यानी आपने महंगाई को कंट्रोल कर लिया, यानी लोगों का डिमांड घट गई, पैसा ही कम आया लोगों के पास तो डिमांड घट गई, और डिमांड घटने से सामान का दाम अपने आप कम हो गया, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल। लेकिन अगर सीआरआर एसएलआर को घटा देते हैं 30% की जगह पर, फिर हम क्या करते हैं कि अब 20% कर देते हैं, सीधा 20% कर दिया, तो लोगों के पास पहले 70 करोड़ रुपया था, मतलब बैंक के पास, कमर्शियल बैंक के पास 70 करोड़ रुपया लोन देने के लिए बच रहा था जब बढ़ा दिया था तो। लेकिन जब घटा दिया तो बिल्कुल 100 करोड़ में 20%, एनटीडीएल 100 करोड़ है तो 20% आप रिजर्व में रखना होगा, अब 20 करोड़ रिजर्व में रखना होगा, तो 100 में 20 करोड़, तो इसके पास लोन देने के लिए बचा कितना, 80 करोड़। अब 80 करोड़ को लोन देगा कमर्शियल बैंक, 80 करोड़ बोरोवर को लोन देगा, तो 80 करोड़ को जो लोन देगा तो अब इंटरेस्ट रेट इतना थोड़ा लेगा 14-15%, तो वो बिल्कुल 12 से भी कम कर देगा, क्योंकि 78 करोड़ रुपया बचा हुआ था तो लाभ कमाने के लिए 12% कर रहे थे, तो आप तो उसके पास पैसा जो है 80 करोड़ है, तो पैसा तो बढ़ा हुआ है, तो पैसा बढ़ा हुआ है तो और इंटरेस्ट रेट क्या करेगा, या और इंटरेस्ट रेट क्या कर देगा, कम कर देगा। तो आप 12 नहीं, आप सीधा 11% पर लोन देगा या 10% पर लोन देगा, तो क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसा है, तो ज्यादा पैसा है तो इंटरेस्ट रेट कम भी कर देगा तो भी उसको बेनिफिट होगा। इसलिए बैंक जो है इंटरेस्ट रेट को कम कर देता है, और तब लोगों को ज्यादा लोग लोन लेने लगते हैं। जब ब्याज दर घट जाएगा तो स्वाभाविक बात है कि लोग लोन ज्यादा लेते हैं, तो लोन तेजी से जो लोग ज्यादा लोन लेने लगेंगे, तो ज्यादा लोन लेते हैं, ज्यादा लोन लेते हैं, तो यहां पर क्या इंटरेस्ट रेट घटने से लोन ज्यादा लोग ले रहे हैं, साथ ही 80 करोड़ रुपया मार्केट में जाने को मिलता है,
तो 80 करोड़ रुपए जब मार्केट में जाएगा तो पहले से मार्केट में पैसा बढ़ा देने के बाद 70 करोड़ मार्केट में जा रहा था, और घटा देने के बाद शेयर एसएलआर को घटा देने के बाद अब 80 करोड़ रुपया मार्केट में जा रहा है। तो मार्केट में पहले की तुलना में पैसा ज्यादा जा रहा है। तो ज्यादा जाएगा तो क्या होगा, लोगों के पास पैसा ज्यादा होगी, पैसा जब ज्यादा होगी तो डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगा तो सामान का दाम भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो इस पर का जो सस्ता था, डिफ्लेशन जो था, मुद्रा अपस्फीति जो थी, वो भी कंट्रोल हो जाएगा। तो इस प्रकार सीआरआर एसएलआर को बढ़ाने से इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है, मुद्रास्फीति कंट्रोल होता है, लेकिन इस सीआरआर एसएलआर को घटाने से आपका डिफ्लेशन कंट्रोल होता है, आपका मुद्रा अपस्फीति कंट्रोल होता है। ये बिल्कुल जो है ना, आपको यह ध्यान में रखने की जरूरत है। दूसरी बात जो है आपको जो है ना, जो नेक्स्ट टॉपिक ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसके बाद में और भी रेट्स वगैरह आपको हम जानेंगे, तो उसको हम सेकंड क्लास में हम उसको देखेंगे। अगले क्लास इकोनॉमी का ही होगा, उसके बाद जो है फिर हम ज्योग्राफी का शुरू करेंगे। इसी तरह हम एक दो क्लास करके करके सारे सब्जेक्ट में हम अलग अलग जो है ना, बिल्कुल हम आपको लेते रहेंगे। आप कंटिन्यू ये जो है क्लास आप हमारा लेते रहिए। आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हुआ, सारे सब्जेक्ट को हम कवर करेंगे। उसके बाद राइटिंग स्किल का भी बताएंगे, उसके बाद सीसेट का भी बताएंगे, बीपीएससी का सारे रिक्वायरमेंट, ऑप्शनल में भी हम ज्योग्राफी और हिस्ट्री की बात हम करेंगे, सारे चीज करेंगे। आप इसी तरह ये हमारा चैनल के थ्रू आप अपना तैयारी करें, आपको कहीं पर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और सफलता ये 100% गारंटी है, कोई टाल नहीं सकता, कोई किताब नहीं। आप सिर्फ खाली आप चैनल के माध्यम से आप देखते रहें, आप आराम से कंप्लीट कर जाएंगे। चलिए आज इतना ही।